बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री नाइन्थ। आज आपने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर जो आपको नीचे डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की एक जनरल डायग्राम है। और अगर आप यूकैरियोट सेल की बात करें तो आपने पिछले लेक्चर को में भी आपको मैंने वो डायग्राम दिखाई थी। और अगर आप बुक में देखें तो पेज नंबर 58 पर जो प्लांट और एनिमल सेल की डायग्राम्स बनी है, वो दोनों की दोनों आपके पास एग्जांपल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। अगर आप ख़ुद भी ऑब्ज़र्व करें तो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा कि दोनों सेल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। मज़ीद इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर बहुत वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसके बाहर एक बाउंड्री होती है जिसको हम न्यूक्लियस इन्वेलप बोलते हैं, या आप लोग न्यूक्लियस वाले टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं और डीएनए वगैरह जितना भी वो मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा होता है, घूम रहा होता है, लेकिन होता वो सेंटर के करीब ही है। और वो एरिया जहाँ पर क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, उस रीजन को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनेलीज़ हैं जिनकी आपने पीछे डिटेल पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इनके अंदर भी बहुत वाज़िया फ़र्क होता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये जो जितने भी ऑर्गेनेलीज़ का मैंने नाम लिया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ होती हैं और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। इस तरह की कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद नहीं होती है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर एक जो कॉमन ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम, लेकिन दोनों के राइबोसोम में भी फ़र्क है। जो यूकैरियोट्स का राइबोसोम है उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, और जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स हैं उनका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा है। दोनों ऑर्गेनेलीज दोनों सेल्स में राइबोसोम्स मौजूद हैं, लेकिन उनके साइज़ में फ़र्क होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है साइज़, वो है सेल का साइज़। जो यूकैरियोट्स का साइज़ होता है वो ऑन एवरेज, अगर हम अंदाजे के मुताबिक कहें तो वो प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज़ छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइज़ प्रोकैरियोटिक से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अगर फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो वो है सेल वॉल। जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है अगर वो प्लांट्स में है, और फंजाई भी क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, अगर हम उसकी सेल वॉल की बात करें तो वो एक कंपाउंड काइटिन से बनी होती है। और ये दोनों पॉइंट्स आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो हमारे पास एक ख़ास पॉलीमर से बने हुए हैं, पेप्टिडोग्लाइकैन, जो कि अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा अब हमने पढ़ना है सेल का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर। प्लांट और एनिमल बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, और हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन और एक स्पेसिफिक शेप होती है। अगर हम नीचे ये जो आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये बात इनकी डिस्कशन करें तो सेल और शेप में हमारे पास सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसका मतलब हमारे जो खून के सेल हैं उनकी शेप राउंड होती है। उनके अंदर एक कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है ऑक्सीजन लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आना। और ये हमारे पास ग्लोब्यूलर शेप के होते हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है नर्व इन सेल्स। नर्व सेल्स लंबी शेप के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, बिल्कुल धागे की तरह के, और इनका काम होता है मैसेज कन्वे करना ब्रेन को, जिसको हम लोग यहाँ पे आपके पास सेकंड लाइन में लिखा हुआ है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का मतलब होता है वो मैसेज जो ब्रेन से बॉडी की तरफ जा रहा है और बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रहा है। ये इन मैसेजेस को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, और ये जो इसकी मूवमेंट है ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी की तरफ, इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो नर्व इम्पल्स लंबी लंबी होती हैं और इनका काम होता है ट्रांसमिट करना नर्व इम्पल्स को। थर्ड पॉइंट है जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स जो है वो ट्यूब्स की तरह के होते हैं,
और उनकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है प्लांट्स के अंदर ज़मीन से पानी लेना और पत्तों तक उस पानी को कंडक्ट करना, भेजना। इसके अलावा प्लांट बॉडी को सपोर्ट करना। सेकंड पॉइंट है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। जो हमारे पास रूट हेयर सेल्स हैं, जो हमारे पास रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। कॉमन आपके पास एग्जांपल है जो घरों में हमारे पास मूली या गाजर वगैरह आती है, वो बेसिकली रूट्स होती हैं प्लांट्स की और उनके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल क्या काम क्या होता है इन बालों का? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है? वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। हमारे पास वो सेल्स जिनका काम है सिक्रीशन करना, किसी किस्म की कोई चीज़ अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालना। उन सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस जो है वो ज़्यादा होंगे। आपने पीछे पढ़ा भी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस का काम होता है चीज़ों को पैक करना और सेल के अंदर ही डिफरेंट पार्ट्स में या फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना। तो वो सेल्स जिनका काम है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में, उनके अंदर ये दोनों ऑर्गेनेलीज ज़्यादा मौजूद होंगे। और वो सेल्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, जो सेकंड पॉइंट है, वो सेल्स जिन्होंने प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करनी है, उन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पास प्लांट हैं उनके पत्ते जो हैं, लीव्स हैं, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो लीव्स के पास क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा और बाकी जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे कि स्टेम हो गया, रूट्स हो गई, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा लेकिन कम मिकदार में होगा। और वो सेल्स जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होगा। अब हम बात करते हैं अलग अलग बॉडी सेल के टाइप्स की और फिर उनके फंक्शन की। यहाँ पर आपको उन्होंने बताया कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक फ़र्द है, उसकी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है नर्व सेल्स। वो आपने पीछे भी पढ़ा है कि नर्व सेल्स का काम होता है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना या फिर कंडक्ट करना, इसलिए ये बॉडी की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर आप के पाँव के नीचे कोई नोकीली चीज़ आ जाती है तो वो जब आपकी बॉडी के साथ, स्किन के साथ टच होगी, तो वहाँ पे जो सेल्स मौजूद हैं वो ब्रेन के पास मैसेज लेकर जाएंगे और ब्रेन फ़ौरन से आपकी बॉडी को दोबारा से मैसेज देगा और आपकी जो टांग है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और आप अपना पाँव ऊपर उठा लोगे। तो ये जो मैसेज बॉडी से ब्रेन की तरफ गया और ब्रेन से बॉडी की तरफ आया, इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स और इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी ने कोऑर्डिनेट किया है। अगर आपके जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ है तो ब्रेन ने उसको महसूस किया है और उसके नतीजे में एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सेकंड है मसल सेल्स। मसल सेल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना और बॉडी के अंदर मूवमेंट लेकर आना। अब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेग्स। तो लेग्स जो हैं इनके मसल्स कभी कभी हमारे पास कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और कभी रिलैक्स हो रहे होते हैं। और इसी तरह हमारे जो बाजू हैं उनके अंदर मसल्स होते हैं जिनको हम बाइसेप और ट्राइसेप बोलते हैं। ये भी इसी तरह काम करते हैं कि अगर बाइसेप रिलैक्स है तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ट्राइसेप रिलैक्स है तो बाइसेप ऑपोजिट कंडीशन में होगा। ये हमारे पास मसल्स होते हैं जिनका काम है कॉन्ट्रैक्शन करना और बॉडी के अंदर मूवमेंट लेकर आना। जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कैरी करते हैं ये। और जो वाइट ब्लड सेल्स है वो बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन एजेंट को किल करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो पहले हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं था, फॉर एग्जांपल कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आ गया है, तो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स उसको पहचानेंगे। और पहचानेंगे कैसे? उनको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ फॉरेन एजेंट और फिर फौरन से उनको मार कर बॉडी की हिफाजत करेंगे, दिफा करेंगे। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी के सेल्स के पास जाएंगे और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स के पास आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपके पास स्किन सेल्स। तो जो स्किन सेल्स हैं वो फिजिकल बैरियर्स हैं।
कोई भी बाहर से चीज़ आती है तो वो उसको फील करते हैं और बॉडी उसको महसूस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर, अगर आपकी बॉडी के किसी एक साइड पर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ के करीब आग बहुत तेज़ हो जाती है, तो आपके जो स्किन सेल्स हैं हैंड के, वो उस टेम्परेचर को फील करते हैं और आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो। इसके अलावा आपकी बॉडी पे आपको कहीं भी टच किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई हाथ पकड़ता है, आपके हाथ पर टच करता है, तो वो आपके वहाँ पर जितने भी सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स, वो फ़ौरन से ब्रेन को मैसेज देते हैं कि इनको टच किया गया है सेल्स को। इसके अलावा जो पेन है, वो आपको जो पहले भी एग्जांपल दिया है, जैसे ही कोई नोकीली चीज़ या फिर कोई हार्मफुल चीज़ हमारी बॉडी को टच करेगी और हमारी बॉडी में पेन महसूस होगी, तो फ़ौरन से वो मैसेज ब्रेन को दिया जाएगा। तो ये स्किन सेल्स हैं जो कि इन सब चीज़ों को फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो बोन सेल्स हैं। बोन सेल्स का काम है कैल्शियम को डिपॉजिट करना, और कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से जो बोन्स हैं वो टफ़ हो जाती हैं। इसका मतलब बोन्स हार्ड हो जाती हैं और बोन्स जो हैं फिर पूरी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है कि सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। तो ओपन सिस्टम हम उनको कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जिसमें एक तरफ से चीज़ें हमारे पास ज़रूरत की अंदर आ रही होती हैं और दूसरी तरफ से हमारे पास जो वेस्ट चीज़ें हैं वो एक्सक्रीट की जा रही होती हैं। तो हमारे पास जो सेल है वो एक ओपन सिस्टम है। इसको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें जो हैं मेटाबॉलिज्म के लिए वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती हुई सेल के अंदर आ जाती हैं। आपने पीछे पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमेबल होते हैं, हाफ़ चीज़ों को ये अंदर आने की इजाज़त देते हैं और हाफ़ को नहीं देते हैं। उन चीज़ों को ये अंदर आने की इजाज़त देती है जिसकी सेल को ज़रूरत है। तो जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर आ जाएंगी। फिर सेल उनके ऊपर मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा, उनकी तोड़ फोड़ करेगा लाइसोसोम की मदद से। उसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम काम करेंगे और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और करने के बाद वहाँ पर बन जाते हैं प्रोडक्ट्स और कुछ बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं वो चीज़ जो हम बनाना चाह रहे थे, और बाई प्रोडक्ट कहते हैं प्रोडक्ट के साथ कुछ बनने वाली एक्स्ट्रा चीज़ें, उनको हम बाई प्रोडक्ट कह देते हैं। तो सेल क्या करता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं अगर तो उस सेल ने खुद इस्तेमाल करना है तो उस प्रोडक्ट को खुद कर लेता है इस्तेमाल, और अगर किसी दूसरे सेल को चाहिए तो वो जो प्रोडक्ट है वो दूसरे सेल्स को ट्रांसपोर्ट भी कर देता है। और जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको या तो वक्ती तौर पर स्टोर कर लिया जाता है अगर उनकी बाद में ज़रूरत होगी, और अगर उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो उनको सेल से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये आपका आज का टॉपिक था। होपफुली आपको इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।